Hello students, welcome again to my class, and today we will be going to start a new chapter of book 2nd, India's External Relation. But there are some changes in your syllabus of political science, and according to new syllabus the name of this chapter is India's Foreign Policy. आपकी बुक में शायद इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हो गया है. एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक वाज आल्सो डिलीटेड. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर बिकम द थर्ड चैप्टर ऑफ पार्ट सेकंड. बहुत सारे जो न्यू कंटेक्स्ट हैं, वो कंटेंट हैं, वो भी आपके चैप्टर्स में ऐड हुए हैं. जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जब भी जिस चैप्टर में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस करवाया जाएगा. और हाँ, सॉरी भाई स्टूडेंट्स, परसों एक वीडियो अपलोड हो गई थी, वो थी 11th क्लास की, लेकिन उस पर 12th क्लास मेंशन किया हुआ था. सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गई थी वो. तो लेट्स लुक एट द न्यू चैप्टर, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. तो फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की. तो पॉलिसी रिलेटेड टू एक्सटर्नल रिलेशन ऑन वन नेशन विद अदर नेशन, लाइक और इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री रिलेशंस, किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हो. यानी कि ऐसी पॉलिसी जो आपके दूसरे देशों के साथ आपके रिलेशंस से रिलेटेड बनती है, चाहे वो इकोनॉमिक के लिए हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड हो, या सोशल, मिलिट्री, किसी भी चीज़ से. तो हर देश की अपनी एक विदेश नीति, एक फॉरेन पॉलिसी होती ही होती है. तो ये थी आपकी फॉरेन पॉलिसी का सिंपल मीनिंग. एज वी ऑल नो, द नेशन ऑफ इंडिया वाज बॉर्न or become independent in a very hostile atmosphere, and the world had seen a hazardous war and was trying to resurrect the process of reconstruction, and along with its attempt to create a new international organization made inroads. जैसा कि हमें सभी पता है कि इंडिया जो अब एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में है, तो जो उसे एक आज़ादी मिली थी, वो टाइम बहुत ज़्यादा तनाव भरा था. बहुत ज़्यादा जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर था, बहुत हॉस्टाइल था. और उसी टाइम पर पूरा वर्ल्ड भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ट्रांसफॉर्म हो रहा था. यानी कि वर्ल्ड के सामने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो भी डिस्ट्रक्शन थे, वो सारी चीज़ें हुई थी. तो इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, मेन क्या चीज़ें थी सभी नेशंस के सामने? वापस से अपनी इकोनॉमी को, या जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. और इसके साथ अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो अभी कॉलोनलाइजेशन से बाहर आ रही थी और न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी. इसके अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था. तो हर कंट्री कोई ना कोई अपनी नई चैलेंजेस के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ, और उनको किस तरीके से फेस करे, कैसे हैंडल करे, ये सारे चैलेंजेस हर देश के सामने थे. तो एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंडीशंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंडिया के सामने भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. जैसे हमारा जो पार्टीशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, वो भी हमारे सामने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स छोड़ कर गए थे. तो इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉवर्टी, गरीबी की समस्या इंडिया के सामने सबसे बड़ी थी. तो इन सारी कंडीशंस को लेकर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे इनको दूर किया जाए, इसके लिए नेहरू जी ने जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी हैं, इंडिया ने जो भी पॉलिसी बनाई अपनी कंडीशंस को वापस से रिकवर करने के लिए, वही हम इस चैप्टर में रीड आउट करना है. तो फर्स्ट वी लुक एट द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट वी रीड in this chapter. The contexts are the international context that shaped India's external relations, the operational principles that inform the country's foreign policy,
the history of India's relation with China and Pakistan, and the evolution of India's nuclear policy. These are the different contexts that we read in this chapter. So let's move on to first topic of this chapter, India's foreign policy. अभी जैसे बताया कि हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है और वो अपनी कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए, हर देश के साथ अपने रिलेशंस बेटर करने के लिए ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट करता ही करता है. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया की. इंडिया क्या था? एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी और ज़्यादातर जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि भाई वो खुले रूप से अभी वर्ल्ड के सामने अपना आपको साबित कर सकें. तो इसके लिए क्या था? सबसे अच्छा तरीका था कि हम दूसरे देशों के साथ थोड़े क्या हो जाएं, सॉफ्ट, यानी हम अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारा सॉफ्ट नेचर दूसरों के सामने नज़र आए. तो इसके लिए था कि हम जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो ऐसी बनाएं कि दूसरे देश भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें, हमें दूसरे देशों से भी हेल्प मिल सकें. क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, दे आर और दैट आर नॉट सो रिच इन देयर रिसोर्सेज. उन्हें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज़ को compete कर सकें. तो इसी के साथ इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह इन सारी चीज़ों को देखकर बनाई थी. नेहरू जी बिकेम PM and till 1964 उन्होंने एज अ PM और फॉरेन मिनिस्टर काम किया और 64 में उनकी डेथ हो गई थी. तो वो बाद के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के. तो दे वर टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि सबसे पहले तो हमें यही करना था कि जो हमें इतनी मुश्किलों से जो संप्रभुता, जो आज़ादी मिली है, उसे हमने प्रिजर्व करके रखना है, मेंटेन करके रखना है. सेकेंड इज़ टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मतलब है कि अभी हमारे क्या हुआ था, डिवीज़न हुआ था कंट्री का, पार्टीशन हुआ था, तो 2 भागों में बटी, लेकिन आगे हमने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना के रखना है, यानी अपने देश के और टुकड़े नहीं होने देने. तो इसको प्रोटेक्ट करना है. इसके अलावा प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है. तो इन चीज़ों के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी दैट वाज नॉन अनाइलमेंट. फर्स्ट चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ नेहरू के इसके थ्रू क्या किया था. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, एज द वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्लॉक्स, USA एंड USSR, और इंडिया ने उसी टाइम पर जो अपनी नाम की पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके थ्रू उसने क्या किया था कि दोनों ही पावर्स से, यानी USA और USSR से अपने आप को एक बराबर दूरी बनाकर रखी थी और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि हम ना तो USA के फेवर में जाएंगे और ना ही USSR के. एंड एट दैट टाइम सम ग्रुप्स वांटेड दैट इंडिया शुड कम क्लोज टू द USA, लाइक BR अम्बेडकर, जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी. यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई हमारा जो झुकाव होना चाहिए या हमारा थोड़ा जुड़ाव होना चाहिए वो किससे, USA के साथ होना चाहिए. जैसे BR अम्बेडकर भी चाहते थे, जनसंघ पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, इसके जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि हम लोग USA के करीब हो जाएं. बट वी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नाम, जिसकी वजह से हमने दोनों से ही अपनी दूरी मेंटेन करने की कोशिश की थी. लेकिन इसके बावजूद देयर आर सम क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचनाएं भी हुई. वो क्यों हुई? वो इसलिए कि इन 1956 सुएज़ कनाल की वजह से जो ब्रिटेन था उसने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था. लेकिन इस टाइम पर इंडिया ने क्या किया,
उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, उसको आवाज़ उठाई कि भाई इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, सोवियत यूनियन ने जब हंगरी पर अटैक किया तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। तो ये एक रीज़न यहाँ पर भी नज़र आया कि एक तरफ तो इंडिया कह रहा है कि भाई हम नाम की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, यूएसएसआर को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो यही वो टाइम था जिस टाइम पर यूएसए पाक को सपोर्ट कर रहा था, यानी पाकिस्तान नाटो में शामिल हो गया, जबकि इंडिया जो था ना तो उसने नाटो ना वर्सा किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था। हम सभी जानते हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है उससे पहले या बराक ओबामा से पहले तक ज़्यादातर जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं पाक को सपोर्ट करता आया है। उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उसने किया है, उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। अब कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया कि जब भाई उसको नज़र आया कि इंडिया का झुकाव थोड़ा बहुत यूएसएसआर की तरफ है, तो वो यूएसए को उसने जाकर ज्वाइन कर लिया था। तो ये कंडीशंस थी ड्यूरिंग और आफ्टर कोल्ड वॉर, जो हमने नाम की पॉलिसी के थ्रू अडॉप्ट करी थी। अब नेक्स्ट है अफ्रो एशियन यूनिटी। व्हाट वाज अफ्रो एशियन यूनिटी? अभी हमें ज़्यादातर हम अपने नाम के थ्रू पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो था या नेहरू जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हम जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो सारी क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी, एक दूसरे को हेल्प करेंगी अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। या बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी थी जो इंडिया की आज़ादी के बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, तो उनको इंडिपेंडेंट करवाने में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट या हेल्प करी थी। तो वही पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन के अंदर कवर करने हैं कि इन 1950 नेहरू जी वांटेड टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़, कि जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि भाई हमारे जो भी नए नए अभी देश आज़ाद हुए हैं अफ्रीकन और एशियन, उनके साथ हम अपने रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर लें। इन मार्च 1947, यानी मार्च 1947 में ही अफ्रो एशियन एक समिट हुई थी। अब आप यहाँ कुछ डेट्स को ध्यान से देखना कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो हुआ है अगस्त 1947 में, लेकिन यहाँ जो अफ्रो एशियन समिट हुआ था दैट वाज हेल्ड ऑन मार्च 1947, यानी इंडिया की आज़ादी से भी पहले ही नेहरू जी ने या कांग्रेस जो थी उसने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी या एशियन जो अंडर डेवलप्ड और कॉलोनाइज कंट्रीज़ थी उनको एक करने के लिए समिट हेल्ड किया गया था। इंडिया हेल्प इंडोनेशिया टू गेन इंडिपेंडेंस एंड इंडिया ऑल्सो अपोज अपार्थेड सिस्टम। अभी बताया कि इंडिया ने कई ऐसे देश थे जो उसके बाद आज़ाद हुए हैं, तो उनकी आज़ादी में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। जैसे इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंट होने में करी, इंडिया ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो एक साउथ अफ्रीका में या कुछ और कंट्रीज़ में अपार्थेड सिस्टम फॉलो किया जाता था उसको भी अपोज़ किया। इंडिया ऑल्सो अपोज कॉलोनाइजेशन, यानी जो भी उपनिवेशवाद था, इम्पीरियल सिस्टम था, उन सब के अगेंस्ट इंडिया खड़ा हुआ था। इन 1955 Bandung Conference was held in Indonesia and it's led to the establishment of NAM in 1961। ये डेट्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपकी यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में, कब, 1955 में, और जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी को नाम के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेन रीज़न माना जाता है कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ही नाम एक तरीके से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। और फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन 1961। 1961 में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। तो ये कुछ अफ्रो एशियन यूनिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए कि भाई इंडिया क्या इसका
अपने एक स्टैंड लेना चाहता था कि जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस कैसे हों, तो फ्रेंडली रिलेशन विद कोऑपरेशन, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इंटरनल मैटर्स में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यही चीज़ें ध्यान में रखी गई थी। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अगर हम बात करें कि इंडिया ने जो बेसिक प्रिंसिपल्स अपनाए थे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, वो यही थे कि भाई रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को हम सम्मान देंगे, डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखेंगे। फिर पंचशील एग्रीमेंट, establishment of NAM, social, economic and political development, against colonialization and imperialism, promote world peace। तो ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के थ्रू मेंटेन किए गए थे कि भाई हमने लोकतंत्र को रिस्पेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था चाइना के साथ, वो आगे आपका टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम उसके कौन कौन से उसमें एग्रीमेंट साइन हुए थे वो डिस्कस करेंगे। नाम वी हैव ऑलरेडी नो। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करा जाएगा। कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट था इंडिया, और वर्ल्ड पीस को ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रमोट करना है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, यानी बातचीत के ज़रिए, नेगोशिएशंस के थ्रू हम जितने भी कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये आपके कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स थे जो अभी कवर करें। इसमें अगर हम मेन चीज़ें डिस्कस करें तो आपकी नाम हो गई, पंचशील एग्रीमेंट जो 1954 में इंडिया ने साइन किया था चाइना के साथ, और उस टाइम पर हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के थे चाउ एन लाई। तो पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू जो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पंचशील एग्रीमेंट बना हुआ है वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि हम आपसी समझ के साथ एक दूसरे की जो भी क्षेत्रीय अखंडता है, एकता है, उसको हम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नॉन अग्रेशन, यानी कि कोई भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, सबको समानता और एक दूसरे को सहयोग देंगे। अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि पीसफुल कंडीशंस बनाकर अपनी जो भी हमारी कंडीशंस हैं उनको कोएग्जिस्ट करेंगे, उनको बनाए रखेंगे। तो ये थे मेन चीज़ें पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू जो साइन की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर्स में, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, या 1 मार्क्स में किसके बीच में साइन हुआ, कब हुआ, तो 1954 में हुआ और बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये थे हमारी पंचशील एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ हमारे पीसफुल कंडीशंस क्या रही, हमारे किस वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वही हमने इस टॉपिक में कवर करना है चाइना के साथ। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत पीसफुल थे, फ्रेंडली रिलेशन थे। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुई थी 1949 में, और इस रेवोल्यूशन के बाद इंडिया ने चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करने वाला पहला देश था इंडिया, यानी इंडिया ने सबसे पहले सपोर्ट किया था जो चाइना में सबसे पहली जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, उसको सपोर्ट करने वाला पहली कंट्री थी इंडिया।
क्योंकि ज़्यादातर जो वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज़ थी उनके कंट्रोल से जो भी देश आज़ाद हुए थे उनके लिए नेहरू जी के मन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, बहुत उनके प्रति अपने मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उस गवर्नमेंट को हेल्प किया था। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेहरू जी को अलर्ट भी किया था कि भाई जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास उसकी आर्मीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आने वाले टाइम में हमें उससे ख़तरा हो सकता है। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और उसका रिज़ल्ट क्या निकला था कि भाई 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। तो नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज थे उस टाइम पर उन्होंने मिलिट्रीज़ या आर्मीज़ को वहाँ पर सेटअप करने की बजाय वहाँ पर डिफेंस फोर्सेस जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको वहाँ पर सेटअप किया था। और इस चीज़ से रिलेटेड दोनों के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ ऑन 29 अप्रैल 1954 में कि भाई दोनों ही एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। और दोनों ही जब भी दोनों देशों के लीडर्स एक दूसरे के देश में जाते थे टूर करने के लिए या किसी और वजह से, तो वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत स्वागत करती थी, बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। यानी जो उस टाइम पर हमारी मूवीज़ बन रही थी उसमें भी नारे दिए गए थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए या हमारा जो तिब्बत प्रॉब्लम आई उसकी वजह से रिलेशंस ख़राब होते चले गए। तिब्बत प्रॉब्लम this topic we will be continue in next part of this video। इस टॉपिक में या इस पार्ट में जो भी टॉपिक्स करवाएं अगर आप उसको डीपली अपनी बुक से रीड करोगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएंगे। और प्लीज़ अपने नोट्स मेंटेन करने उनको लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे कितने चैप्टर्स या कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो बेटा अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। पबजी या जो भी गेम्स तुम लोग खेलते हो उन सब से निकल कर आधा घंटा भी अगर एक वीडियो देखते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस तो आप लोगों के बन नहीं रहे, 15-15, 20-20 मिनट के ही वीडियो हैं। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स के भी एक दिन में वीडियो देखते हो तो आपके कितने टाइम निकलेगा उसमें, 60 मिनट्स, यानी सिर्फ 1 घंटा आपका जाता है। और उसके बाद अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो उसमें भी 15-20 मिनट अगर उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारे दिमाग में बैठेंगी। अब इतने डल या इतने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं कि कुछ भी हमारे समझ नहीं आएगा, तो उन्हें ढंग से रीड करो। गेम्स को चाहे खेल लो लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी प्रॉपर टाइम दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सजेशंस दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।